हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज के वीडियो में जोंक का जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल ऑफ हेरोडेनेरिया अथवा लाइफ साइकिल ऑफ लीच के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जोंक अथवा हेरोडेनेरिया एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मतलब है हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, अथवा उभयलिंगी को हम द्विलिंगी भी कह सकते हैं या बाइसेक्सुअल एनिमल कह सकते हैं। मतलब हर एक जोंक में नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। यानी कोई एक जोंक जैसे है तो उसी जोंक में नर जनन अंग भी पाया जाता है और उसी जोंक में मादा जनन अंग भी पाया जाता है, इसीलिए उसे उभयलिंगी कहा जाता है अथवा हर्माफ्रोडाइट एनिमल कहा जाता है। अब पहला स्टेप है लाइफ साइकिल का मैथुन व निषेचन, यानी कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो इसके अंतर्गत हेरोडेनेरिया में मार्च और अप्रैल में मैथुन की क्रिया होती है। यानी जो जोंक है अथवा जो हेरोडेनेरिया है इसमें मार्च महीने और अप्रैल महीने में कॉपुलेशन की क्रिया या मैथुन की क्रिया होती है। मैथुन क्रिया के समय दो जोंक अपनी अधर सतह से सिर पुच्छ स्थिति में संपर्क करती हैं। दो जोंक होती हैं और दोनों जोंक अपनी अधर सतह से सिर और पूंछ की स्थिति में संपर्क करती हैं। मतलब एक जोंक का मादा जननांग दूसरी जोंक के नर जननांग के सामने हो जाता है। ऐसी स्थिति होने पर एक का शिश्न अथवा पेनिस दूसरी जोंक के मादा जनन छिद्र में प्रवेश कर जाता है। इसी तरह से दूसरे में भी होता है, यानी एक का शिश्न अथवा पेनिस दूसरी जोंक के मादा जनन छिद्र में चला जाता है। इस प्रकार से शुक्राणुओं का विनिमय हो जाता है और मैथुन क्रिया के बाद दोनों जोंक अलग अलग हो जाते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि भले ही जोंक उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी होता है, अर्थात भले ही नर या मादा जनन अंग एक ही जोंक में पाए जाते हों, फिर भी रिप्रोडक्शन के लिए दो जोंकों की जरूरत होती है, दो जोंक चाहिए होते हैं। और जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो दो जोंक एक दूसरे के संपर्क में इस तरह से आ जाती हैं कि एक जोंक का फीमेल जेनिटर पोर दूसरी जोंक के मेल जेनिटर पोर के सामने आ जाता है। इस प्रकार से दोनों जोंकों के शिश्न एक दूसरे में, या कह लीजिए कि दोनों जोंकों के जो पेनिस होते हैं वो एक दूसरे के जनन अंग या मादा जनन छिद्र में प्रवेश कर जाते हैं और अपने स्पर्म अथवा शुक्राणुओं को उसी के अंदर डाल देते हैं। और अब निषेचन होने के बाद दोनों जोंक जब अलग अलग हो जाते हैं, निषेचन हो गया है, अब जब दोनों जोंक अलग अलग हो जाते हैं तो निषेचित अंडे यानी फर्टिलाइज्ड एग ये आगे परिवर्धन के लिए कोकून में डाले जाते हैं। इनको क्या करते हैं, जो निषेचित अंडे थे, फर्टिलाइज्ड एग थे, इनको वो परिवर्धन के लिए कोकून में डाल देते हैं। तो अब दूसरा स्टेप होगा कोकून का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ कोकून। तो मैथुन क्रिया के बाद अप्रैल, मई व जून में कोकूनों का निर्माण होता है। कब? अप्रैल, मई व जून के महीनों में कोकूनों का निर्माण होता है। वो भी कब? जब मैथुन क्रिया हो जाती है, जब कॉपुलेशन हो जाता है। तो 9वें, 10वें और 11वें खंड में उपस्थित क्लाइटेलम ग्रंथियों द्वारा, ये क्लाइटेलम ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? 9वें, 10वें और 11वें खंड में क्लाइटेलम ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा एक कोकून स्रावित होता है। वो कोकून कैसा होता है? हिम श्वेत होता है, स्नो व्हाइट झागदार करधनी के रूप में कोकून होता है। और यह कोकून जो होता है ये कहाँ से बना? क्लाइटेलम ग्रंथियों से बनता है। और क्लाइटेलम ग्रंथियां एक एल्ब्यूमिनी द्रव का भी स्राव करती हैं। जो क्लाइटेलम ग्रंथियां हैं कोकून के अलावा एक एल्ब्यूमिनी द्रव का भी स्राव करती हैं, द्रव भी निकालती हैं, जो निषेचित अंडों या फर्टिलाइज्ड एग के साथ कोकून के अंदर इकट्ठा हो जाता है या कोकून के अंदर एकत्रित हो जाता है। इसके बाद जंतु पीछे की ओर तथा कोकून आगे की ओर सरकता रहता है। यानी जो जंतु होता है वो पीछे की ओर जाता है और कोकून जो होता है ये जंतु के सिर की तरफ, जो इधर सिर होता है, सिर की तरफ आगे की ओर खिसकता रहता है, जिससे प्रोस्टोमल ग्रंथियां कोकून के अगले तथा पिछले दो ध्रुवीय प्लगों का श्रावण करती हैं। यानी जो प्रोस्टोमल ग्रंथियां हैं ये कोकून के आगे वाले हिस्से में और पीछे वाले हिस्से में
पोलर प्लक्स का श्रावण करती हैं। पोलर प्लक्स। अब कोकून लगभग 6 घंटों में बन जाता है। जो कोकून होता है वो लगभग में 6 घंटों में तैयार हो जाता है। इसके बाद यह किसी तालाब या जलाशय के किनारे आर्द्र स्थान में स्थापित कर दिया जाता है। जब कोकून बन गया 6 घंटों में तो क्या करती है वो जोंक कि उसको तालाब के किनारे या जलाशय के किनारे जहां पर आर्द्र स्थान होता है वहां पर स्थापित कर देती है, रख देती है, और वो वायु के संपर्क में आता है। तो वायु के संपर्क में आने पर यह कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है। अब अगला स्टेप आएगा परिवर्धन या डेवलपमेंट। तो शिशुओं का परिवर्धन कोकून के अंदर होता है। जो कोकून होता है उसी के अंदर शिशुओं का परिवर्धन होता है, जिसमें 1 से 24 तक भ्रूण हो सकते हैं। एक कोकून में 1 से 24 तक भ्रूण हो सकते हैं, एम्ब्रियो हो सकते हैं। कोकून के अंदर का एल्ब्यूमिन परिवर्धनशील भागों के लिए भोजन का कार्य करता है। जो कोकून के अंदर एल्ब्यूमिन होता है वो जो परिवर्धनशील भाग होते हैं उनके लिए भोजन का कार्य करता है, भोज्य पदार्थ का काम करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा विदलन या क्लीवेज। तो असमान तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, जिसमें कोई भी लार्वा नहीं बनता है, इसमें कोई भी लार्वा का निर्माण नहीं होता है। कोकून से शिशुओं के निकलने के समय दोनों ध्रुवीय प्लग गिर जाते हैं। जब शिशु निकलने लगते हैं तो दोनों ध्रुवीय जो प्लग होते हैं वो गिर जाते हैं और वयस्क जोंकों से मिलती जुलती जोंकें बाहर आ जाती हैं। जैसे वयस्क जोंकें होती हैं बिल्कुल उसी तरीके की मिलती जुलती जोंकें बाहर निकल आती हैं। परिवर्धन की संपूर्ण प्रक्रिया लगभग 15 दिनों में पूरी हो जाती है। यानी परिवर्धन कितने दिनों में होता है? तो लगभग में 15 दिनों में पूरा हो जाता है। इस प्रकार से हेरेडिनेरिया अथवा जोंक अथवा लीच का जीवन चक्र चलता रहता है।